आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड होता है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड when actual aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy, इसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं और ये दोनों एक आंटे होते हैं, प्लान्ड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट अगर एक्सीड कर जाए तो उस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड विच इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और या एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और the gap between the actual aggregate demand and the aggregate demand required to establish full employment level of output को inflationary gap कहते हैं। इसी तरीके से अगर actual aggregate demand full employment के सिचुएशन में अगर लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। मतलब deficient demand is the aggregate demand when the aggregate demand is less than the aggregate demand या aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy को deficient demand कहते हैं। अगर actual aggregate demand full employment के केस में अगर शॉर्ट हो जाए तो जो actual aggregate demand है उसको deficient demand कहते हैं। and the gap between the actual full employment level of output and actual aggregate demand को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री होता है और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस पर एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर शुरू होता है और वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड एग्रीगेट से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर वो जितने से कम है उसको जितना कम है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उसको डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे और वो जो गैप है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का उसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। और अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है उसको एक्सेस डिमांड कहेंगे और उस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड होने के 7 रीजन हो सकते हैं। मैं सारे रीजन बता रहा हूं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला राइज इन एक्सेस डिमांड का रीजन बताऊंगा, उसी का ऑपोजिट डेफिशिएंट डिमांड का रीजन होगा। पहला है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, फॉल होता है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है। दूसरा रिडक्शन इन टैक्स। अगर टैक्स रिड्यूस होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, एक्सेस डिमांड होता है, और टैक्स रिड्यूस इंक्रीज होता है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, घट जाए तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, घटता है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। फॉल इन इंपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट फॉल करे तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, राइज करे तो डिफ्लेशनरी गैप होगा।
नेक्स्ट, राइज इन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, घटता है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब जब गवर्नमेंट बजट में डेफिसिट हो जाता है, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट करेंसी नोट्स इशू कर देती है, तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। अब इन दोनों का 3 वेरिएबल पर इंपैक्ट देखना जरूरी होता है। एक तो आउटपुट। इन्फ्लेशनरी गैप के केस में आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में आउटपुट डिक्रीज करता है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप में चूंकि आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में आउटपुट डिक्रीज होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होता है। और थर्ड है जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशनरी गैप के केस में जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है और डिफ्लेशनरी गैप में जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होता है। अब ये जो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप के केस में कंज्यूमर को लॉस होता है, क्योंकि उसे ज्यादा प्राइसेस देने होते हैं। जितनी कमोडिटी उसको मिलती है उसके कंपैरिजन में ज्यादा प्राइसेस देते हैं, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो कंज्यूमर को लॉस होता है। और डिफ्लेशनरी गैप में प्रोड्यूसर को लॉस होता है, क्योंकि प्राइस लेवल घट जाता है, आउटपुट ज्यादा होता है, प्राइस लेवल कम होता है, तो प्रोड्यूसर को लॉस होता है। अब जेम्किंस ने कहा कि ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है और डिफ्लेशनरी गैप है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, जिसको बजटरी पॉलिसी कहते हैं या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में ये इस इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो 2 टाइप के हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्री का सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जितने भी मेजर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं और दूसरे को क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं। अब इन सब के अंदर जो जो मेजर्स हैं उन सब का मतलब समझेंगे और उसका इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने में कैसे यूज करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इस पर एग्जाम में एमसीक्यू में पूछते हैं। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक पर चार्ज करता है अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करता है। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है उस केस में सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। और वही अगर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले और तब जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट लगाता है उसको बैंक रेट कहते हैं। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से बोरोइंग घटाना पड़ता है, मतलब उसके लिए लोनेबल फंड कम हो जाता है और उसे भी अपना इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है। जब वो इंटरेस्ट का रेट बढ़ाता है तो जो बोरोवर्स हैं वो सेंट्रल बैंक से, वो कमर्शियल बैंक से कम बोरो करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घट जाती है, एग्रीगेट डिमांड घट जाता है और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। और डिफ्लेशनरी गैप में यही रेपो रेट या बैंक रेट को घटा देते हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ज्यादा बोरो कर सकता है और वो पब्लिक को जो लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट को भी, मतलब लेंडिंग रेट को भी घटा देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ने लगती है। जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ने लगता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। दूसरा मेजर होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ये रिलेट करता है सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक को सेल कर देता है। अब वो जितने वैल्यू के सिक्योरिटी को सेल करेगा उतना मनी, उतना कैश सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक में आ जाता है और कॉमर्शियल बैंक के पास जो लोनेबल फंड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होता है और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। और डिफ्लेशनरी गैप के केस में वो उन सिक्योरिटीज को बाई बैक करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, लोनेबल फंड बढ़ता है, मनी की सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो समझेंगे। कैश रिजर्व रेशियो is the proportion of deposits of commercial banks to be compulsorily kept with the central bank। जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है। जब वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा। जब लोनेबल फंड कम होगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी। जब मनी की सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेशनरी गैप के केस में वो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड बढ़ता है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। फोर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का वो पार्ट होता है जो वो अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखता है, क्योंकि जिन्होंने कॉमर्शियल बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं उसमें से कुछ लोगों को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में अपने पास में फंड रख लेता है, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो उस एसएलआर को बढ़ा देते हैं। जब एसएलआर बढ़ता है तो अगेन कॉमर्शियल बैंक का लोनेबल फंड घटता है। लोनेबल फंड घटता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घटती है। मनी की सप्लाई घटती है तो फिर एग्रीगेट डिमांड घटता है। एग्रीगेट डिमांड घटता है तो इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। इसी तरह से अगर डिफ्लेशनरी गैप हो तो सेंट्रल बैंक जो है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को घटा देता है, तो कॉमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड बढ़ जाता है। लोनेबल फंड बढ़ता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है। मनी की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। तो ये 4 क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। अब क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर वैसे तो कई हैं, बट अपने सिलेबस में 2 हैं, 2 के बारे में समझेंगे। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। मार्जिन होता है जब कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है तो बदले में कुछ मॉर्गेज रखवाता है, तो उस मॉर्गेज का जो मार्केट वैल्यू है और जो कॉमर्शियल बैंक बोरोवर को लोन देता है, उन दोनों के गैप को मार्जिन मनी कहते हैं। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन मनी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बोरोवर को अपने सोर्स से फाइनेंस करना पड़ता है। मतलब इकोनॉमी में से मनी की सप्लाई घट जाती है, एग्रीगेट डिमांड घट जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। और जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन को बढ़ा देता है। मार्जिन को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो अब ज्यादा लोन दे सकता है और तब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है। मनी की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल आ जाता है। दूसरा मेथड है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करता है, कन्विंस करता है, इन्फ्लेशनरी गैप है, आप मनी की सप्लाई को कंट्रोल कीजिए। इस तरह से वो इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। और जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो वो प्रेशराइज करता है, कन्विंस करता है कि मनी की सप्लाई को बढ़ाइए।
इस तरह से इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। अब जो दूसरे टाइप के मेजर्स होते हैं जिसको कि गवर्नमेंट अप्लाई करती है उसको फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके अंदर 4 मेजर्स होते हैं। नंबर 1 है टैक्सेशन पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी। जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। जब टैक्स बढ़ा देती है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर कम कर पाते हैं, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घटने लगती है, एग्रीगेट डिमांड घटने लगता है और इकोनॉमिक में इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। और जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो वो टैक्स गवर्नमेंट टैक्स को घटा देती है, तो लोगों का इनकम डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, वो एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा फिस्कल मेजर है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को घटा देती है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसको घटा देती है। जब एक्सपेंडिचर घटता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घटती है, मनी की सप्लाई घटती है तो एग्रीगेट डिमांड घटता है, एग्रीगेट डिमांड घटता है तो इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। और जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, मनी की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है बोरोइंग। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर लेती है। जब बोरो करती है तो इकोनॉमी से मनी की सप्लाई घटती है, मनी की सप्लाई घटती है तो एग्रीगेट डिमांड घटता है, एग्रीगेट डिमांड घटता है तो इन्फ्लेशनरी गैप घट जाता है। और डिफ्लेशनरी गैप के केस में गवर्नमेंट बोरोइंग को घटा देती है।